आपके हिसाब से ऐसा कौन-सी खाने की चीज़ें हैं जिसे हमें डाइट से आज ही निकाल देना चाहिए? लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, ताकि इनफर्टिलिटी के चांसेस को हम आगे चलकर कम कर सकें? देखिए, जो जंक फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनको नहीं लेना है। बर्गर है, पिज़्ज़ा है, आई एम नॉट सेइंग कि आप छोड़ दीजिए, है ना? वन्स इन अ ब्लू मून इट्स फाइन, बट यू कैन नॉट हैव रेगुलरली कि आप डिनर में पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। दिस इज़ समहाउ अफेक्टिंग योर फर्टिलिटी बिकॉज़ आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से मिल रहा है। तो इसीलिए इसको अवॉइड करिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ भी मत लीजिए। वन्स इन अ ब्लू मून इट्स ओके, यू कैन टेक इट। और क्या ऐसा फूड आइटम जो हमें शामिल कर देने चाहिए ताकि हमारा फर्टिलिटी रेट बढ़ जाए? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नो दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंटीऑक्सीडेंट्स मिलना बहुत ज़रूरी है एंड हैविंग अ गुड प्रोटीन कंटेंट इन योर फूड इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कोई लिमिटेड क्वांटिटी है कि एक दिन में हमें जैसे इतना खाना चाहिए या इससे ज़्यादा बेटर होता है? ऐसा तो नहीं है, मतलब सी इट्स अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन ऑफ पर्सन टू पर्सन कितना लेना है आपको, बट प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट से कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिमिंग कर रहे हैं तभी प्रोटीन लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। मसल मास बिल्ड करने के लिए भी प्रोटीन उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तो डॉक्टर एक और चीज़ है, जब भी हम इनफर्टिलिटी बांझपन की बात करते हैं, तो मोस्टली लोगों के दिमाग में आज भी सीधे औरतों पर ही उनका सवाल जाता है कि शायद लड़कियों में ही कोई प्रॉब्लम होगी, लड़कों के बारे में कोई ज़्यादा बात भी नहीं करता। लेकिन कई ऐसे केसेज़ होते हैं कि लड़कों में ही कुछ दिक्कतें होती हैं, तो उनमें इनफर्टिलिटी होने के क्या कारण हो सकते हैं? सी मेल साइड में अगर इनफर्टिलिटी का देखें, एक तो एज रहता है, दूसरा स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा, मतलब आजकल हम ओपीडी में फीमेल साइड तो देख ही रहे हैं, मेल साइड भी कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़ गया है। वी आर सीइंग सीमेन रिपोर्ट्स जहाँ पे पैरामीटर्स काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, चाहे वो मोटिलिटी हो, मोफोलॉजी हो स्पर्म्स की। सो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ फीमेल ही साइड है, ये एक मिथ है ना? दोनों 30-30% बोथ ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। अच्छा, कई बार ऐसे केसेस होते हैं डॉक्टर कि पहला बच्चा आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे बच्चे में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हुँ। कोई सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जैसा भी टर्म है? हाँ, बिल्कुल, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी रहता है, जहाँ पे हमने एक बच्चा नॉर्मली कंसीव कर लिया, ठीक है? उसके बाद दूसरा बेबी नहीं हो पा रहा है, तो इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। यू नीड टू फाइंड आउट द रीज़न्स क्या हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज है, एज इज़ अ फैक्टर, या फिर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आई है, तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। या फिर मेल साइड में कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन हुआ है पास्ट में, जिसकी वजह से हमारे रिपोर्ट्स या पैरामीटर्स में कुछ दिक्कत आ रही है। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि आपका बिल्कुल, पहला बिल्कुल हो बच्चा सकता है। नॉर्मल हो सकता है, लेकिन हुँ, दूसरे में प्रॉब्लम हो सकती हाँ, है। बिल्कुल हो सकता है तो ये कोई चीज़। ऐसे टेस्ट जो हमें कराते रहने चाहिए अपनी फर्टिलिटी जाँचने के लिए कि हमारी फर्टिलिटी सही है या नहीं? सी फर्टिलिटी टेस्ट एज़ सच नहीं रहता है, आप अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट कुछ करवा सकते हैं देखने के लिए। लेकिन तब करवाइए जब आप ट्राई कर रहे हैं 1 ईयर से और नहीं हो पा रहा है, देन गेट इट डन। नो रेगुलर टेस्ट इज़ रिकमेंडेड फॉर दिस। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर, हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं। कुछ मिथ्स हमने कलेक्ट किए हैं अलग-अलग लोगों से, जो यूजुअली वो पूछते हैं। तो हम आपसे कुछ पूछेंगे, तो आप बताइएगा कि ये सच्चाई है या नहीं है। आप चाहें तो उसे एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकती हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। हुँ, हुँ। सबसे पहला है कि अगर कोई लेडी है जिसने शादी की है, शादी के तुरंत बाद अगर वो कंसीव नहीं कर पाई, इसका मतलब कि वो इनफर्टाइल है। ऐसा नहीं है, सी 1 ईयर तक एटलीस्ट आपको ट्राई करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं देन यू शुड डेफिनिटली गो फॉर टेस्ट्स, और वो भी एज डिपेंडेंट रहता है। अगर आप 35 से अबव हैं देन आई विल से कि आपको 6 मंथ्स ट्राई करना है, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कंसीव कंसल्ट एन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। ओके। अगर किसी लेडी ने पास्ट में कभी अबॉर्शन कराया हुआ है, तो हुँ। आगे चलकर उनके बच्चे में मतलब कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। दिस इज़ समवेयर ट्रू। डिपेंड करता है कि अबॉर्शन में आपका मेडिसिन से हुआ है या आपकी डीएनसी की गई है, क्योंकि छोटे जगहों पे मैंने देखा है कि जो औज़ारें यूज़ होती हैं वो बहुत क्लीन नहीं होती हैं, तो दे लैंड अप इन इन्फेक्शन, ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है, या यूट्रस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट देन दिस अमाउंट्स टू हार्डली 1 और 2% ऑफ केसेस, वी कैन नॉट से कि ये जनरल है। मतलब अगर अबॉर्शन पहले कराया है तो चांसेस हैं कि आगे चलकर दिक्कत हो हाँ, सकती है। दिक्कत हो सकती ठीक है। है। लड़कों से रिलेटेड या फिर लड़कियों से भी रिलेटेड है कि जो ज़्यादा देर तक लैपटॉप अपनी गोद में लेकर के बैठते हैं, उनमें बांझपन के चांसेस ज़्यादा हैं। या उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं इट समहाउ अफेक्ट्स, वो ओवरीज को भी अफेक्ट कर सकते हैं, टेस्टिस को भी अफेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जब आप लैपटॉप लेते हैं तो उसका जो वो सरफेस होता है वो गर्म होता है, वो वाइब्रेशंस थ्रो करता है। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप लैप में नहीं रखें, आप टेबल पे रखें। इवन फॉर फोन्स वी से द सेम थिंग, डू नॉट पुट इट इन द पॉकेट।
टेक इट इन द हैंड और कीप इट समवेयर इन द बैग। अच्छा, पॉकेट्स को मतलब हमें फोन को भी पॉकेट्स में नहीं रखना रखना है, दे हाथ हैज अ में रखना है। वाइब्रेशन सिग्नल्स व्हिच आर कमिंग आउट व्हिच इज नॉट गुड फॉर फर्टिलिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से कुछ है मतलब कि उसकी वजह से आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस सी बढ़ रहे हैं? एज सच अभी कोई स्टडीज़ नहीं है, कोई प्रूवन फैक्ट्स नहीं है, बट दीज थिंग्स आर देयर कि हमें गैजेट्स को अपने बहुत क्लोज ना फर्टाइल एरियाज पे नहीं रखना है। ओके, ठीक है। एक और है कि टाइट अंडरवियर पहनने की वजह से भी लड़के और लड़कियों में इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते हैं। सी टाइट अंडरवेयर से ये है कि एक तो स्वेटिंग होगी, इन्फेक्शन होगा। अगर हम फीमेल साइड में देखें, अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर वो यूट्रस ट्यूब में आगे जाता है, वो अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सिमिलरली मेल साइड में जो मेल साइड की जो टेस्टिस रहते हैं उसका टेम्परेचर लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सो समवेयर अगर वहाँ हीटिंग हो रही है, चाहे लैपटॉप से हो चाहे टाइट अंडरवेयर से हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता ही करता है। ओके, तो क्या फैब्रिक होना चाहिए फिर? Mostly cotton fabric will be good, especially in summers. And if it's loose, then that is the best thing. ठीक है। एक और है इसमें कि रात में अंडरवियर्स नहीं पहनकर सोना चाहिए, इससे आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ऐसा this is a myth. I really don't think ऐसा कुछ है। ठीक है। एक और है कि शराब पीने की वजह से लड़के और लड़कियों में इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। See, alcohol and smoking does affect because जो उसकी निकोटिन का या अल्कोहल का लेवल होता है वो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। As I said, everything should be done in a regular, not in a regular way. एक पैटर्न आपको नहीं बनाना है कि मुझे रोज़ ड्रिंक करना ही है एंड आई एम अ चेन स्मोकर, तो वहाँ तो फर्टिलिटी आपकी अफेक्ट होगी ही होगी। Once in a blue moon is always okay. कई बार लोग ऐसा क्या करते हैं ना कि जब वो कंसीव करने वाले होते हैं तो जैसे 5 से 6 महीने पहले छोड़ देते हैं शराब या फिर सिगरेट, तो कहते हैं कि हमने 5-6 महीने पहले छोड़ दिया और अब हम बच्चा प्लान कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा है कि उससे सही होता है या फिर सी सेम कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा अफेक्ट होता है कि बेटर हो जाता है, बट बॉडी में जो चीज़ें डैमेज हो रही हैं यू कैन नॉट से कि वो 6 मंथ्स में रिकवर हो जाएंगी, नहीं होती है ये चीज़ें। बेटर है कि आप ये आदत छोड़ दीजिए धीरे धीरे। आई विल नॉट से कि समवन हु इज स्मोकिंग कैन लीव स्मोकिंग इन अ डे, राइट। इट्स नॉट पॉसिबल। So you have to leave it over a time, and it's not only for fertility, even for your general health it is very much required. राइट, करेक्ट। कॉन्डम का ज्यादा यूज करने से इनफर्टिलिटी बढ़ती है? No, not really. In fact, using condom prevents you to undergo abortions, which can land up in infertility. माइक्रो प्लास्टिक्स का कंजप्शन आजकल काफी ज्यादा बढ़ गया है। हम जो भी आजकल कंटेनर हमारे हैं प्लास्टिक्स के रहते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाते हैं जिससे इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़े हैं। Yes, this is true. This does happen, so it should be avoided. ठीक है। अगर कोई लेडी है जिसने बहुत टाइम तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाए हैं तो उनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस रहते हैं? See, एक तो oral contraceptive pill should not be taken in a stretch for more than 3 to 6 months. ओके, है ना, it should not be. And yes, once we stop it, it takes at least 2 to 3 months for the body to come back to normal. तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि इनफर्टिलिटी मतलब ओसी पिल्स आप इतने ज़्यादा मत लीजिए, एंड इफ़ यू आर टेकिंग, टेक इट विद एडवाइस ऑफ डॉक्टर। कुछ खास सेक्स पोजीशंस ऐसी होती हैं जिससे कंसीव करने में आसानी होती है? वेल आई रियली डोंट थिंक सो, क्योंकि आई डोंट थिंक जैसे पहले भी कंसीव कर रहे थे लोग, ये पोजीशंस ये सारी चीज़ आई थिंक ये मॉडर्न जो वर्ल्ड है इसमें ज़्यादा हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल पोजीशंस में भी अगर आप ट्राई करिएगा तो यू विल कंसीव इफ देयर इज़ नो अदर फैक्टर रिलेटेड टू इट। ओके। एक और ऐसा रहता है कि अगर माँ को दिक्कत हुई है प्रेगनेंसी में तो आगे चलकर उनकी बेटी को भी दिक्कत हो सकती है प्रेगनेंसी में। सी डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है। इनफर्टिलिटी इज़ नॉट इनहेरिटेड, ऐसा नहीं है कि माँ को हुई है तो बेटी को भी होगी, है ना। अभी जो लड़कियों को हो रहा है ज़रूरी थोड़ी था माँ को पहले हुआ है, नहीं है। तो दिस इज़ नॉट हेरिडिटी नहीं रहती है, या ऐसा नहीं है कि फैमिली में इट इज़ रनिंग, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपके कॉज, आपके लाइफस्टाइल पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। करता है। दो चीज़ें हैं, कई बार कहा जाता है कि अगर आपकी पीरियड्स नॉर्मल आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं तो आपकी फर्टिलिटी कंडीशन सही है, और एक कहा जाता है कि पीरियड्स अगर इरेगुलर है या पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है तो इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। पीरियड्स अगर इरेगुलर है तो हाँ इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, बट पीरियड्स अगर रेगुलर हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम बाकी भी और कहीं हो सकती है, ट्यूब में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है, जिसके वजह से आप कंसीव नहीं कर रहे, या मेल फैक्टर हो सकता है। तो हरदम ये सोचना कि मेरे पीरियड सही आ रहे हैं, मेरी फर्टिलिटी ठीक है, दैट इज़ नॉट राइट। अगर नहीं कंसीव कर पा रहे हैं तो कंसल्ट करिए एक बार। ओके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज होता है उसे करने की वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। सी नॉट रियली, जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज है कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी मास को बना रहा है, बट डेफिनेटली मैंने देखा है आज के लोग स्टेरॉयड लेते हैं, स्पेशली मेल साइड में ना बॉडी बनाने के लिए, तो दैट इज़ रॉन्ग।
weight lifting done in a regular way and in a planned way doesn't really cause infertility. बट हाँ, अगर आप उसके साथ कुछ स्टेरॉयड ले रहे हैं, आप अपना बॉडी बनाना चाह रहे हैं, तो वो अफेक्ट करता है। तो स्टेरॉइड लेने से प्रॉब्लम हो सकती है बिल्कुल, बांझपन हमने के समय? बहुत देखा है कि ऐसे हमारे पास कपल्स आ रहे हैं जहाँ पे मेल साइड पे बॉडी बनाना चाह रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, एंड समहाउ द स्पर्म्स लेवल हैव रियली मतलब काफ़ी गिर गया है स्पर्म का लेवल। ओके, तो इस तरह की चीजें अवॉइड इस तरह करनी की चाहिए। चीज़ें अवॉइड करिए, बट वेट लिफ्टिंग डज नॉट अफेक्ट फर्टिलिटी। एक और है, कई बार कहा जाता है कि जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो उनकी स्लीप साइकिल और पैटर्न बिगड़ जाता है, तो उनमें बांझपन के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़े से हैं, वैसी स्टडीज़ आर नॉट देयर, बट देन वी हैव सीन केसेस, हमने केसेस देखे हैं जहाँ पे ऑब्वियसली जो आपका नॉर्मल रूटीन है, अगर आप उससे बाहर कुछ काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बॉडी को तो अफेक्ट करती ही करती है। आई हैव सीन बहुत सारे कपल्स हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, देन इन द डे दे आर स्लीपिंग, तो कहीं ना कहीं आपका स्लीप पैटर्न तो बदल रहा है ना, और बॉडी में अगर कुछ भी बदलाव ऐसा आ रहा है जो अच्छा नहीं है, तो वो अफेक्ट तो करेगा आपकी फर्टिलिटी को। और नींद से रिलेटेड एक और है कि अगर आप बहुत देर रात तक जगते हैं, देर से सोते हैं, या नींद की कमी, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम है, तो भी बांझपन के चांसेस रहते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करेंगी बॉडी में। हार्मोन्स अफेक्ट होंगे तो फर्टिलिटी अफेक्ट होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि अफेक्ट होगा ही, देयर आर चांसेस कि अफेक्ट हो सकता है। तो हमें अपनी स्लीप साइकिल सुधारने की जरूरत है बिल्कुल, अगर बिल्कुल, कंसीव हेल्दी करना लाइफ़स्टाइल जीना तो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के डेज़ में जब इतना टॉक्सिन है एनवायरनमेंट में, तो हमें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है।